नमस्कार, P3 भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल एक बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं कि अब की बार 400 पार। भाजपा जो भी उनके कार्यकर्ता हैं इस समय इतना ज़्यादा बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार, पर ये कैसे संभव होगा भाजपा के लिए, आइए जानते हैं। सक्सेना जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 400 पार नहीं, भारतीय जनता पार्टी का पुराना स्टाइल है प्रचार का, और वो एक प्रचार में एक नई ताजगी के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया है। बहुमत में हैं, सत्ता में हैं, और उनके घोषित एजेंडे की दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो पूरी हो गई हैं। संयोग है जी, ये तो सुखद संयोग है उनके लिए। धारा 370 उन्होंने हटा दी और राम मंदिर बना दिया। तो स्वाभाविक है उनकी अपेक्षाएं हैं जनता से कि जनता उनके साथ आएगी। पर देखिए, 400 का आंकड़ा बड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है, और इसको समझना पड़ेगा जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कई कमजोरियां भी हैं सरकार की, और उन्हें सरकार को समझना चाहिए। देखिए, बेरोजगारी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जो विरोधी दल तेजी से बढ़ा रहा है। दूसरी चीज, इंडिया गठबंधन 28 पार्टियों का गठबंधन है जी। ये बेशक कुछ पार्टियां इस गठबंधन को छोड़ के चली गई हैं या चली जाएंगी, किंतु इसके बावजूद जहां भी सीधी नेक टू नेक फाइट होगी वो महत्वपूर्ण होगी और उसमें परिणाम आएंगे, और बहुत सुखद स्थिति भारतीय जनता पार्टी को उन सीटों पर नहीं रहनी है जी। तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण स्थिति है। सचदेवा जी, सक्सेना जी को तो नहीं लग रहा कि 400 पार होंगी, लेकिन भाजपा वाले तो इतनी बुलंदी से कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, मैं आपसे बात करने से पहले सक्सेना साहब से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी। सक्सेना साहब, आपने कहा कि इंडिया गठबंधन के 28 दल हैं जी, और आज ही आपने देखा कि कुछ दलों ने आज ही डिक्लेयर कर दिया कि हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे जी। पहली बात तो यह कि इंडिया गठबंधन जो सो कॉल्ड गठबंधन कहला रहा है, पहले उनके पूर्व गठबंधन यूपीए की मौत हो चुकी है जी। अभी जो इंडिया गठबंधन है, ना तो उसका संयोजक कोई बन पाया है, ना कोई अध्यक्ष बन पाया जी, और ना ही सो कॉल्ड सीट शेयर्स पर कुछ काम हो पाया जी। मैं समझता हूं कि बीजेपी के नारा, विशेषकर मोदी जी का नारा, अब की बार 400 पार, वो सही होता नजर आता है। उसका कारण ये है कि इंडिया गठबंधन जिस तरह से आज से 6 महीने पहले आया था जी, तो तेजी दिखाई थी, ऐसा लग रहा था कि कहीं फाइट होगी जी। लेकिन आज जनवरी का अंतिम सप्ताह चल रहा है साहब, आज की तारीख में जो सूचनाएं इंडिया गठबंधन के सहयोगियों ने एक दूसरे के विरुद्ध दी जी, हाँ, उससे नजर आता है कि इंडिया गठबंधन तो किसी भी तरह से फाइट में, बल्कि जनता में मैसेज, जनता का मन बनता जा रहा है कि अपोजिशन कोई नहीं है जी। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की गोटी जो है और मजबूत होती नजर आ रही है जी। एक तो पक्ष ये रहा कि इंडिया गठबंधन अपने आप में वीक नजर आ रहा है, जिसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस अकेली खड़ी रह जाएगी और सारे क्षेत्रीय दल अकेली तरह से लड़ेंगे। कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो राष्ट्रीय स्तर पर काफी कुछ उसका आज भी आधार है। सर, आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब बिखराव की स्थिति बनी हुई है जी, बिखर रहे हैं ये सब जी, और अंततः यही रहेगा कि सभी पार्टियां अपनी इंडिविजुअली लड़ाई लड़ेंगी जैसे पहले लड़ते रहे जी। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, ये 28 पार्टियों का गठबंधन था, है, आज भी है। एनडीए 32 पार्टियों का गठबंधन है जी। तो उनमें भारतीय जनता पार्टी के अलावा आप कितनी पार्टियों को जानते हैं? उनका तो नाम भी नहीं आया है। इनकी पार्टियों में लड़ाई हो, झगड़ा हो, एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, डिबेट हो रही है, और इनमें सब पार्टियों के संग एक दिक्कत है कि इनके जो रूट लेवल वर्कर हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है। इसलिए वो अपने को, जैसे बंगाल है, बंगाल में कांग्रेस और ममता बनर्जी के आदमियों में तालमेल नहीं है। दिल्ली है, केजरीवाल जी लाग जाएं ऊपर गठबंधन करने पर, कांग्रेसी और दोनों आपस में लड़े हुए हैं आम आदमी के। यही हाल महाराष्ट्र में है। तो ये जो पार्टी के रूट लेवल पे है, मेरे ख्याल से बाद में रिटायर्ड होते हैं कैंडिडेट और सब जो पूरी ताकत लगा लेते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, तो ये इस बार भी संभव है। बिहार की राजनीति जरूर अलग है जी।
आज नीतीश कुमार जी का बिल्कुल अलग रुख रहा, उन्होंने तो उनका झुकाव भी लगता है अब भाजपा की तरफ ही लग अब रहा है। एनडीए एंट्री खोलता है या जी। नहीं करता ये एक अलग बात है, पर वो मेरे ख्याल से परिवारवाद के नाम पे जो उन्होंने जी, अटैक किया है जी। उससे। और यूपी की अलग स्थिति है, यूपी में लगभग सेटलमेंट हो चुका है। सेटलमेंट मतलब किस तरह का सेटलमेंट? भाई कांग्रेस और सपा मेन पार्टी हैं, और हाँ। सेकंड पार्टी है आपके रालोद जी हैं। तो रालोद अगर 6 सीटों पे तैयार रहती है तो ये गठबंधन चलेगा, और नहीं तो फिर लड़ाई होगी। अखिलेश यादव जी भी जानते हैं कि 5-6 सीटें बड़ी मुश्किल में जीते थे, और मायावती किसी गठबंधन में है नहीं, वो हर जी। जगह कैंडिडेट खड़ा करेंगी। तो यूपी में तो बड़ा कंप्रोमाइज करके इन्हें लड़ना पड़ेगा, और जो 80 सीटें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सचदेव भाई क्या लगता है आपको? सक्सेना देखिए तो- सक्सेना साहब, मैं आपको अपनी कैलकुलेशन करके बताता हूं कि जी। इसमें 2 फर्क हैं जी सुरेंद्र जी। एक्चुअली अब की बार 400 पार का मतलब बीजेपी से नहीं है। जी अगर आप बीजेपी देखें तो बीजेपी 303 जी के थे, जी तो आप क्या समझते हैं कि बीजेपी 303 से 400 आ जाएगी? जी। तो फिर एनडीए का क्या होगा? एनडीए का। हाँ, सही बात। तो जो 400 पार का है वो टोटल नारा एनडीए का है, ना NDA कि बीजेपी का। तो पहले तो आप ये करेक्शन करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आज की डेट में एनडीए के 350 प्लस हैं। जी हाँ। यानी कि अगर उनके उत्साह की बात कहते हैं जी। तो उनको ये नजर आता है कि 50 सीट और बढ़ जाएंगी। जी तो एनडीए 400 पार, जी ना एनडीए कि 400 बीजेपी पार। 400 बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यहाँ करेक्शन जी, जी। जी अब ये 400 पार कैसे हो सकता है? जी एक तो बीजेपी की 303 सीट से पहला सवाल ये उठता है कि बीजेपी की 303 से क्या 350 हो जाएंगी, तभी 400 पार हो सकता है। हाँ, और जैसा कि सक्सेना साहब ने कहा कि जो बाकी के दल हैं दल हैं। उनका कहीं अस्तित्व नहीं नजर आता। सक्सेना साहब, ये प्लस पॉइंट है माइनस होने की जगह। ओके। इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं उनके अपने अपने अस्तित्व और अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, जबकि एनडीए में वन रूल पार्टी चल रही है। एनडीए के जितने घटक दल हैं वो कहते हैं हमारा नेता एक ही, यानी कि जो सीट जितनी दी जाएंगी उनको लड़ने की वो उतनी सीट पे लड़ेंगे, कोई लड़ाई नहीं। लड़ाई नहीं, सही है। तो आप एनडीए एज ए होल मजबूत देखें। बिल्कुल। अब मैं आपको एक प्रश्न, मैंने ये कहा कि एनडीए 400 पार, ना कि बीजेपी 400 पार। जी बीजेपी 303 से, अब मैं 2 तरह से देखता हूँ कि जी। साहब अगर आप कहते हैं कि साहब सपा जोर मारेगी या कोई और ममता बनर्जी जोर मारेंगे, जी। अगर आप पूरे स्टेट की वाइज बात करें तो मैं स्टेट वाइज आपको बताऊंगा। जी लेकिन ओवरऑल आप ये समझ लीजिए कि माइनस स्थिति में भी बीजेपी 300 सीट से नीचे नहीं रहेगी। जी। सर आपको क्या लगता है साउथ में कुछ इस बार रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद है? देखिए, मोदी जी ने जब संसद नहीं बनाई हम्म। तो आपने देखा कि उन्होंने कौन सी परंपरा अपने संसद में रखी। हाँ, एक वो साउथ की चीजें साउथ जी जी, प्रमोट साउथ की। से डेकोरेशन रखा, मोदी की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल कन्वर्ट करते हैं। अभी जैसे ही कांग्रेस ने एक मुद्दा उठाया साउथ वर्सेस नॉर्थ, हम्म। तो मोदी जी ने उसी को मुद्दा बना लिया। जी। जी सही कह रहे हैं। अब वो साउथ में मेहनत भी करने लगे। हम्म। अब एकदम कहना कि साउथ से वो जीत जाएंगे, बहुत सारी सीट्स मिल जाएंगी, लेकिन निश्चित रूप से साउथ में प्रभाव आएगा राष्ट्रीयता का, जी सनातन संस्कृति का। जो एक अभी अयोध्या मुद्दा था हमारा, जिसमें रामलला पधार गए, एक पूरे देश में एक लहर आई है राष्ट्रीयता की, सनातन के साथ राष्ट्रीयता की। तो राष्ट्रीयता के लेवल पे अगर आप ये देखें तो मुस्लिम पक्ष भी कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज मोदी के मुरीद होते नजर आते हैं। तो अगर आप साउथ में कहते हैं कि तमिलनाडु में, आंध्रा में मुस्लिम पक्ष ज्यादा है, तो उसमें से कुछ परसेंटेज, यानी कि 0 से बीजेपी सीट्स कुछ ले सकती है। वैसे सर अभी राम मंदिर बनने से पहले 11 दिन उन्होंने शायद साउथ में ही ज्यादातर बिताए हैं। और जी। ये भी मेरे ख्याल से वो अकेले मुहिम यही है। स्ट्रेटेजी है जी कि 400 पार के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं ये करेक्शन करना चाहता हूं जनता का, जी कि जनता ये ना सोचे कि बीजेपी 400 पार, जी एनडीए 400 एनडीए पार। 400। अब मैं आपके पास सामने ये आता हूं जी। कि एक तरफ तो इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत नहीं है, जी। तो वो फाइट 150 सीट्स पर करती नजर नहीं आ रही है। अगर हम 545 की बात करें जी जी तो 145 और 400 ये डिफरेंस आएगा ना, जी कि यानी कि लोग ये कहते हैं कि एनडीए 400 रहेगी और बाकी के 145 रहेंगे। जी
अब 145 की जो फाइट थी कि वो 200 हो सकते थे, जी इन्होंने स्वयं ही खत्म कर दी है। जी तो अब एनडीए का ही पार्ट बनता है। अब एनडीए भी दो तरह का है, एनडीए जो आज है और एनडीए जो है इलेक्शन के बाद है। मैं आपको 2-3 दल ऐसे बताता हूं जो निश्चित रूप से हो सकता है कि इनिशियली वो अपने दम पर लड़े जी, लेकिन उन्हें अपने भविष्य को बचाने के लिए एनडीए का पार्ट बनना पड़ेगा। उसमें मुख्य व्यक्ति है जयंत चौधरी जी जी, मायावती जी और अगर देखें तो नीतीश कुमार जी। इन सब का भविष्य अगर ये अपने अकेले लड़ते में भी अगर इलेक्शन अकेले लड़कर कुछ सीट्स ले आते हैं, अभी जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ सीट शेयरिंग करके अपने क्षेत्र के एरिया में लड़ेंगे, लेकिन निश्चित रूप से वो विपक्ष में नहीं बैठना चाहेंगे। उनके परिवार में निश्चित रूप से कभी विपक्ष की बात नहीं आई है। तो आप फ्यूचर में एनडीए का गठबंधन के नंबर बढ़ते देखेंगे और इंडिया के गठबंधन के नंबर कम होते देखेंगे। उनके 28 से नीचे आएंगे, इनके 32 से ऊपर जाएंगे जी। तो जब 32 से ऊपर आएंगे तो कुछ दल जो आज अभी अलग खड़े हैं अपनी किसी मजबूरियों से, वो एनडीए को समर्थन देंगे या एनडीए में शामिल होंगे। तो इस तरह से 400 पार होगा कि मायावती भी एनडीए का पार्ट बनेंगी, जयंत चौधरी भी एनडीए का पार्ट बनेंगे, और एक अजीब सी बात आप सुनेंगे, उद्धव ठाकरे भी ऐसे ही करते नजर आएंगे आपको। इसके अलावा बीआरएस आपको समर्थन देती नजर आएगी। मैं ममता बनर्जी के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ममता बनर्जी ने जिस तरह की भाषा अभी कल बोली है, आपने शायद सुना हो जी जी। तो उन्होंने काफिर तक शब्द यूज कर लिया है और एक धमकी से दे दी है जनता को कि टीएमसी को अगर आप वोट नहीं देते हैं तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी जी। तो ये शायद उनका डर दिखा रहा है कि अब ममता बनर्जी अकेले लड़ेंगी। तो बीजेपी की फाइट क्या है कि बीजेपी अपने पुराने अस्तित्व को 18 सीट्स को बढ़ा पाएगी या नहीं बढ़ा पाएगी, 18 तक सीमित रहना चाहेगी। लेकिन ममता बनर्जी चुनाव के बाद आपको अगर सीट भी जीत जाती हैं तो ममता बनर्जी चुनाव के बाद आप देखना, लोकसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी का स्वर भी मोदी के पीछे चलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उन्हें अगर पश्चिम बंगाल की सरकार आगे चलानी है तो केंद्र के साथ समन्वय बनाना पड़ेगा। तो अभी तक तो लड़ाई चल रही है, तो एनडीए का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो दल अभी आपको इंडिया में दिख रहे हैं जी। तो मुझे लगता है आने वाले समय में मैक्सिमम इंडिया गठबंधन के दल जी एनडीए का पार्ट बनेंगे तो 400 पार हो गया। जी जी। और प्लस विपक्ष में जो अगर भूमिका रहेगी तो मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस की 44 सीट्स हैं जी। तो ये जो तोड़फोड़ हो रही है इसमें कांग्रेस को एक बेनिफिट मिलेगा अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए, और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस बनेगी। कांग्रेस की सीट्स 44 से बढ़ सकती है साउथ में जी। कि अगर जो एंटी बीजेपी लोग हैं क्षेत्रीय दल को ना देके रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस को देना चाहेंगे। मैं विशेषकर मुस्लिम समुदाय को देख रहा हूं कि मुस्लिम समुदाय को भी ये लगेगा कि अगर कोई विपक्ष में अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरह से कर सकता है तो कांग्रेस की सीट्स बढ़ सकती हैं 44 से जी, वो 75 तक जा सकती हैं जी। और बाकी के दल छोटे छोटे में जो 150 सीट्स 200 सीट्स आपको नजर आती हैं जी। 353 से छोड़कर वो आपको 250 सीट्स बटी हुई हैं अभी आज की तारीख में, वो उसमें से कंसोलिडेशन एनडीए की तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिकली एनडीए 410 402 400 पार हो सकता है और राजीव गांधी की जो है वो तोड़ा जा सकता है रिकॉर्ड, तो वो एनडीए का पार्ट है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि बीजेपी 400 पार ना होकर नारा होगा अब की बार 400 पार मींस एनडीए जो है, एनडीए का कुनबा जब बढ़ेगा तो नेचुरल है और कुछ बाहर से समर्थन करते हुए नजर आएंगे सरकार को, तो एनडीए को 400 पार की स्थिति में विशेष बिल पास कराने में बहुत सारे दल मदद कर रहे होंगे और वहां स्थिति इलेक्शन के बाद ऐसी नजर आएगी कि लोकसभा में और राज्यसभा में आपको एनडीए के दल ही नजर आएंगे और बाकी जो विपक्षी दल होगा वो मुख्य था केवल कांग्रेस रहेगी। तो दोस्तों अभी आपने दोनों पक्षों को सुना, अब आप बताइए अपने कमेंट द्वारा क्या एनडीए 400 पार या यूं कहें भाजपा 400 पार। धन्यवाद।